कल भी हमने बात इस पे की थी कि ये वो दिन है जो एहतसाब के दिन है, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस आज़ादी के हसूल के लिए कितनी तगदो की गई, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं इस आज़ादी का सही माफूम नहीं समझे और इदारे जो हैं वो आपस में टकराते हुए भी नजर आते हैं। काजी इनाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दानिश्वर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहते हैं। काजी साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल का यौम आज़ादी आपने कैसे गुजारा? खुशी और उदासी के लम्हात में कल का दिन गुजारा है। माजी में जब जानकर देखा तो नौजवानों को खुशी मनाते देखा तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया जब हम भी इसी तरह खुशी मनाते थे। अच्छा, अब काजी साहब ये बताइए कि इस सारे हमने जो 65 साल ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान ने, इसमें क्या लगता है आपको, क्या खोया क्या पाया? और ये हमेशा से सुपर पावर्स के नरगे में रहा है और कहा यह जाता है कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, ये बातें कितनी दुरुस्त हैं और सुपर पावर्स के इंटरेस्ट क्या हैं इधर? बात यह है कि पाकिस्तान माज़ वजूद में आने के बाद ही कोई इस तरह इसको आज़ादी मिली, कश्मीर का मुतनाज़ा मसला बीच में रखा गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नीति से ये मुल्क बनाया, ठीक, लेकिन उसके बाद इस मुल्क को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रख के और हिंदुस्तान के अंदर कौमी सरमायादाराना निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस रियासत को इस हित्ते में इस्तेमाल किया गया और हमारे मजहबी जज्बात को भी उसमें उबारा गया। कौमी सरमायादारी की पाकिस्तान में कमी है शुरू से क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो युवाओं के दौरे को तक मौजूद रहा, जिसको बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाकर उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक। और मैं तो परेशान हूँ कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की तो पाकिस्तान ने किस तरह क्यों ये जंग लड़ी? कौमें अपनी कौमी आज़ादी की, कौमी सरमाए की, अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ती हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और हमने हिंदुस्तान की कौमी सरमायादारी को ताकतवर बनाने के लिए, हिंदू साम्राज्य को एक खूबसूरत और ताकतवर शक्ल देने के लिए और चीनी साम्राज्य को एक आज़ादी के लिए हमने जंग लड़ी। और आपका कहने का ये मतलब है कि वो जो जंग हमने लड़ी है वो हमारा अपना दिफा नहीं था, वो इंडिया का दिफा था, उसकी मईशत का दिफा था और चाइना का दिफा था। बिल्कुल। वो कैसे? वो इसलिए कि ये इस रियासत को रूस के हिंदुस्तान को रशिया के असर से दूर रखने के लिए ये हमारी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। ठीक। और वो उन्होंने मकासद हासिल कर लिए। हम तो 1970 में भी जब बच्चे थे तो अच्छे लोग समझदार तजिया नगार मिल गए थे, वो बताते थे कि पाकिस्तान के लोग, आवाम या अदारे या हुक्मरान सियासतदान समझ नहीं रहे इस बात को कि ये इस इलाके में क्या प्लान और क्या गेम हो रही है। ठीक। अच्छा, अब दूसरा ये बताइएगा कि रशिया की वॉर जो है वो अगर ना लड़ते तो वो तो पाकिस्तान को हड़प कर जाता और वार्म वाटर्स तक उसे रशिया को। बहरहाल इस रियासत को मजबूरियाँ थी कि इसने अपनी बका के लिए ये चाहते, इसको असल में तो चाहिए था कि इलाक़ाई जो मुल्क थे, ईरान था, हिंदुस्तान था, अफ़गानिस्तान, इनसे मुकाबला करते, इनके साथ अपने डायलॉग करते और यहाँ मजबूत माशी, सियासी और दफ़ाई निज़ाम कायम हो सकता था। ठीक है। मुतनाज़ा मसाइल को हल करते या इत्मीनान में लेते हिंदुस्तान की, ईरान की, अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को। ठीक। लेकिन इनको ये करने नहीं दिया गया। ठीक। कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने रोका? पासपर्दा कुव्वतें वही जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में रोल अदा किया। अमेरिका ने इस शुरू दिन से मुदाखलत रखी। लीडरों को, यहाँ की सियासी जो लीडरशिप थी उसको भी इत्मीनान में नहीं लिया अदारों ने अमेरिका, और उनको भी सियासत से दूर रखा गया। आपके कहने का ये मतलब है कि खान लियाकत अली खान रशिया चले जाते तो ज़्यादा बेहतर था? खान लियाकत अली खान को अगर शऊर होता या इस इलाके में क्या होना है तो वो कत्ल ना हो जाते, वो शहीद ना हो जाते। अच्छा। ये उनको, वो भी बेबहरा थे। अच्छा। मैं समझता हूँ कि लीडरों को अदारों ने इत्मीनान में नहीं लिया कि इस मुल्क के साथ क्या अलमिया है। नहीं, देखिए, खान लियाकत अली खान भी बेबहरा थे, हुसैन सोहरवर्दी भी बेबहरा थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बेबहरा थे। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 65 के वार में शऊर उसको समझ आ गई थी। अच्छा। 65 में जब ताशकंद में जीती हुई जंग, हाँ, वो सिर्फ इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान की कौमी सरमायादारी तो अमेरिका के साथ अटैच थी। ठीक है। हिंदुस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें थी वो थोड़ा सा
अमेरिका से के ख़िलाफ़ थी। ठीक। तो वो जंग जो है ना, हिंदुस्तान को एक इतला दी गई थी कि भाई हम आपको परेशान भी, उसको रूसी चुंगल से दूर रखने के लिए ये जंग लड़ी गई। तो माहिदा ताशकंद जो है वो तो भुट्टो साहब 65 की जंग लड़वाने में भुट्टो साहब का कितना किरदार था आपको खुद पता है। लेकिन 65 की जंग का एहतमाम किस पर हुआ? माहिदा ताशकंद पर एहतमाम तो उसी पर हुआ, लेकिन उससे पहले देखिए ना कि भुट्टो साहब ने गलतफहमी क्रिएट की अयूब साहब को कि हम कश्मीर फतह कर लेंगे, और कश्मीर की फतह के चक्कर में ये हमने अटैक कर दिया, और उसका रिटेलिएशन फिर ये हुआ कि ताशकंद माहदे पे ख़त्म हुई और एक अच्छा खासा जो है ड्रॉबैक। क्या लगता है कि ताशकंद माहदा फिर नहीं होना चाहिए था? ताशकंद माहदे में कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए थे, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए था। अच्छा, मुतनाज़ा या हिंदुस्तान के साथ एक मैच्योर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, ताकि इस इलाके में कोई रिजल्ट ना निकला उसका। ठीक। अच्छा, यानी कि उसका भी कोई रिजल्ट ना निकला। अच्छा, आप अगले दौर में आ जाएं। आप अयूब दौर के बाद भुट्टो साहब की सियासत आ गई, तो उस दौर में भी तो कश्मीर के कोई मामला हल ना हुए। तो पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया। उसके बाद भुट्टो ने जब शिमला में मुआहदा किया इंदिरा गांधी के साथ, तो उस वक्त तो भुट्टो समझ गया था कि इस मुल्क को के साथ क्या गेम हो रही है। ठीक है। तो बाद में उसने अपनी बका के लिए कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए। ठीक। और उसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चली और वो अपने अंजाम को पहुंच गया। 2 लाख होने में भुट्टो साहब का कितना किरदार था? 2 लाख होने में भुट्टो साहब का कोई किरदार नहीं था। वही जो आज इस पाकिस्तान में हो रहा है, छोटी कौमियतों को एहसास महरूमी में रखा जा रहा है, उनकी लीडरशिपों को स्नब किया जाता है। ठीक। और यही अलमिया बंगालियों के साथ भी था, उनको इत्मीनान में नहीं दिया गया था। सारी सियासत मगरबी पाकिस्तान में होती थी, मशरक़ी पाकिस्तान में वही रोल अदा किया गया, और उस रियासत की अमेरिका को ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी क्यों ज़रूरत नहीं थी? इसलिए कि सारा तो ये साउथ सियासत तो सारी सेंट्रल एशिया और रशिया के गिर्द घूमती थी। यानी कि उसका वो अपार्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन था, इस वजह से। हाँ। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि ये सारी सूरतें तो चलती रहीं, लेकिन अब मौजूदा हालात, मौजूदा सिनेरियो में अगर बात करें, 70 का इलेक्शन भी कहा जाता है कि अगर धांधली वाला ना होता और मामला इस तरह ख़राब ना होते तो शायद पाकिस्तान किसी और डगर पे चल रहा होता और कोई और नया रास्ता उसको मिल जाता। भुट्टो तो मान गए थे फेयर और नया इलेक्शन में, और पीएम उनके साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अपोजिशन के साथ इलाक तय पा गया था? इलाक तय पा गया था। तो फिर क्यों ना हुए? बस ये आप समझते हैं, वो भी समझते हैं, अपोजिशन वाले भी। मतलब ज़िया साहब का टेक ओवर होने से पहले कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? निकल सकता था। तो पीएनएस ने अपने सारे मफादात जब ज़िया साहब की झोली में डाल दिए थे, तो फिर भुट्टो साहब को कत्ल होने से कौन रोक सकता था? हाँ, ये तो क्या ख्याल है? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब मौजूदा जो सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, ये आपको लगता है कि उसी ग्रेट गेम का हिस्सा है? हाँ, ग्रेट गेम का हिस्सा। क्या इसके मसाइल हैं, फिर क्या हल होना चाहिए? हल होना चाहिए, यहाँ लीडरशिप को मुकम्मल इत्मीनान, मौका पर लीडरशिप को ख़त्म करना चाहिए। जो रियल लीडरशिप है, आवाम की नुमाइंदा, उनको मुकम्मल कॉन्फिडेंस और उनको मुकम्मल शऊर देना चाहिए पाकिस्तान की तारीख का कैसे बना, किन हालात में बना, और इसकी बका किस तरह मुमकिन हो सकती है। ठीक, ये और हित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ मुकालमा करना चाहिए। हमने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, आपको लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान के दिफा में लड़ी गई? पाकिस्तान के दफा में इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर का मसला हमारे लिए इशारा की हैसियत रखता था। ठीक है। लेकिन हमारे क्या किया अमेरिका ने हमारे लिए? सुपर पावर ने क्या किया? हमारा मुल्क 2 लाख तो हो गया, और अब ये मुल्क भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अच्छा, तो इसमें अमेरिका का क्या कसूर है? इसका कसूर तो हमारा अपना नहीं है साहब। हाँ, इसमें हमारे अदारों का कसूर है। अच्छा। जब कोई रियासत मादे वजूद में आ जाती है और अदारे ताकतवर हो जाते हैं और उनकी अपनी एक वो स्टेटस बन जाता है, तो फिर उन अदारों ने अपनी बका के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी ये मामला चलते रहे। ठीक है। कि उनकी डोमिनेशन इलाके में, उनका वकार मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर रहना चाहिए। ठीक है। तो ये बस इस तरह का मसला चलता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि रशिया की जो वॉर थी उसे वार्म वाटर्स तक रसाई चाहिए क्यों थी, और मामला इनफैक्ट क्या थे, और इधर इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल ये एक बैन अवी
दो माशी निज़ामों की जंगें थी। अच्छा। और उसमें रशिया ने तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिज़्म आने के बाद डिफेंस गेम खेली है, अमेरिका के साथ दफाई लड़ाई लड़ी है रशिया ने। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप भी इसीलिए कायम हुई कि अमेरिका और मगरबी यूरोप के ख़तरात उनके ऊपर मंडराते रहे। ठीक है। और वो रियासत बाद में अपने नाकाम हो गई। ये जो सरमायादाराना साम्राज्य निज़ाम है, इसकी जदीद साइंस को अगर उम्मत मुसलमान लोग समझ लें तो आज ये नौबत ना आती। बदकिस्मती के हमारे जो मजहबी दुरुस्त अकायद के लोग भी जो हैं वो भी नबी के वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी से मक्के तक के ट्रैवल को और उनकी बसीरत को दूर से भी नहीं जानते, सिवाय एक बुत की तरह पूजा करने के। ठीक। तो बस ये अलमिया है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को वो शऊर दे जो अम्बिया और बड़े लोगों में होता है। ठीक। शायद तो अब क़यादत काजी साहब कहाँ से आएगी? और दूसरा ये बताइएगा कि हम अगर वॉर ना लड़ते, और इस वॉर में पाकिस्तान इंटेलिजेंस का क्या किरदार था रशियन वॉर में? पाकिस्तान इंटेलिजेंस रशियन वार के बाद कोई इतनी अच्छी इंटेलिजेंस नहीं थी। अच्छा। और उसको बाकायदा ट्रेंड किया गया और उसने बड़ा अहम रोल अदा किया। ये ट्रेनिंग अमेरिका की तरफ से दी गई? ज़ाहिर है हमारे अदारों को ट्रेनिंग, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग, उनको ये सारी जो है ना ये बड़ी और ये सारी। अच्छा, आप रशिया मूर को बड़े करीब से देखते हैं, तो ये तालिबानाइजेशन और पाकिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ कि वो लोग मुहब्बे वतन थे। अच्छा। उन्होंने सूबा इसरात में पख्तूनों की बेल्ट में बादशाह खान की सियासत को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। और वो लोगों ने वतन की इस्लामी उम्मा की लड़ाई लड़ी। ठीक। और उनको गलत हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरों ने उनको गलत तबीर बताकर उनको इस्तेमाल किया और आज उम्मत हम लोग मुसलमान जो है ना वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। ठीक। और वो लोग, और आज भी वो लोग मैं समझता हूँ मुहब्बे वतन है। नहीं तो अब देखिए, मैं एक लिबरल, एक तरक्की पसंद जहन का होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान में सरदार और सरदारों की छतरी में पलने वाले लोग जो हैं उनके वो सारे पाकिस्तान के साथ कोई उनका लगाव नहीं है। वो यही वो लोग पख्तून या यही वो लोग हैं जो कि वहाँ पाकिस्तान की ज़मानत है, लेकिन अफसोस कि उनको अभी तक ये कौमी दायरे की सियासत नहीं ला सके, उनको उस दहशतगर्दी से नहीं निकाल सके। और ये निकाल सकते हैं पाकिस्तान के उलमा, अगर ये उनके साथ मुकालमा करें तो इससे हिस्से में अमन कायम हो सकता है। और उसके बाद हिस्से की ताकतें जो खौफजदा हैं उस उनके मजाइज से उनको भी इत्माद में लिया जा सकता है। तो इस हिस्से से साम्राज्य को निकालना को मुश्किल। अच्छा, उलमा का किरदार कितना अहम है? और उलमा का किरदार ही गलत था इस मुल्क में। पहले ये अमेरिका को बेहतर रशिया से समझते थे, हालांकि दोनों ये हमारे लिए बेहतर नहीं थे। इन्होंने अमेरिका की लड़ाई लड़ाने में उलमा का बड़ा रोल है और ये उसको इस्लाम की लड़ाई इन्होंने अजहान में पैदा किया पाकिस्तान के अवाम में कि अजहान में कि ये हम दीन की लड़ाई लड़ा, हालांकि ये दीन की लड़ाई नहीं थी, ये दो बड़ी ताकतों की माशी को आपस में मफादत की लड़ाई थी। अच्छा। ये उलमा ने एक गलत रोल इस मुल्क में अदा किया। पाक इस्लाम तो खुद दीन फितरत है। ठीक। और दीन फितरत को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक। अच्छा, नहीं, रशिया की लड़ाई आप कहते हैं कि अगर ना लड़ते तो हालात बेहतर होते, तो रशिया की लड़ाई ना लड़ते तो वो अफगानिस्तान कैप्चर हो जाता और पाकिस्तान रशिया को अफगानिस्तान में आने पर मजबूर भी तो इसी रियासत ने किया ना, यहाँ से ही सारे मामलात होते थे। नहीं, क्या पाकिस्तान ने मजबूर किया? अमेरिका तो ज़ीरो था। अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान में जो कुछ भी रेशा दवानी हुई रशिया को मजबूर किया। रशिया अपने दफा के लिए अफगानिस्तान में आया और उसके बाद इनको एक्चुअली वो लड़ाई जो थी रशिया की वो बेहतरीन वक्त था हमारी लीडरशिप के लिए कि हम अपने आप को, जैसे एटमी ताकत में हमने अपने आप को मनवाया, हम उस वक़्त अपने मफादात, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कौमी सरमायादारी, अपनी कुदरती वसाइल इन पर बात करते और हित्ते में एक बेहतरीन रोल अदा कर सकते। लेकिन मजबूर अफसोस कि उस वक्त लीडरशिप मौजूद नहीं थी।
अच्छा, तो क़यादत का तो अब भी फुकदान है और बलूचिस्तान के मसाइल आपके सामने हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि ये बलूचिस्तान ग्रेट गेम का हिस्सा है, तो क्यों है, किन कुव्वतों ईरान के मामला, ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान में एक रेवोल्यूशन आया, क्योंकि पहले तो वही रोल जो पाकिस्तान ने अदा किया वो ईरान अदा करता शाह ईरान के दौर में, ठीक, और वहाँ के अवाम ने शाह ईरान को मार भगाया, ठीक, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है। अल्लाह उसको, मैं समझता हूँ कि इस अपनी जो जंग लड़ रहा है उसमें कामयाब करे। नहीं तो देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं कि मजहबी हमारे कुछ तो इख्तलाफत हैं वहाँ की कम्युनिटी के साथ, लेकिन बहरहाल वो मुसलमान है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी के साथ बुतों को पकड़ा हुआ है, हम बुतों की मुहाफ़त करते हैं, लेकिन उनके साथ मुकालमा हो सकता है। इस वक्त ईरान हमारे लिए अहम है। नहीं देखिए, दो जो पावर्स हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस में जो टसल है वो बड़े मसाइल क्रिएट करती है। बात यह है कि सऊदी अरब में माशी, सियासी, समाजी स्ट्रक्चर निज़ाम जो है ना, उसको अमेरिका ने पनपने नहीं दिया। वहाँ के अवाम एक किंगडम बादशाही निज़ाम के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक, तो अच्छा, आपने एक पूरा दुरानिया देखा, सियासतें बनती बिगड़ती देखी, आमरीत का दौर देखा। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ हालात आपको कुछ बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देंगे या दे रहे हैं, कुछ बेहतरी? मैं समझता कि इस रियासत के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये रियासत कायम रहेगी, लेकिन एक ये भी कन्फ्रंटेशन की तरफ ना चली जाए, एक कमज़ोर रियासत के रूप में, जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारी इज़्ज़त नफ्स पाकिस्तानी अवाम, और आपने देखा कल 14 अगस्त में हमारी माँ बहनों ने टैंकों पर फूल निशावर किए हुए हैं। ठीक, हमने 14 अगस्त की परेड सियालकोट में, मैं हमेशा परेड ग्राउंड में फ़ौजी यूनिफॉर्म देकर और उस शहर में रहता था। ठीक, तो ये हम इस तरह की रियासत, कमज़ोर रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कई साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास ख़त्म हो जाता है। आज की जो डिस्कशन हमने की वही देखा कि पाकिस्तान को जो मसाइल थे दरपेश थे, उन पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं, और साथ ये भी हमने देखने की कोशिश की कि बेसिकली मसाइल क्या थे और सुपर पावर्स के नरगे में ये पाकिस्तान कैसे आ गया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जब तक बेहतरीन क़यादत नहीं उभरेगी, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने क्या।